Assalamu alaikum and welcome to another episode of Bright Side with Adil Hashmi. बात वो करनी चाहिए जो बात करने की इजाजत ना हो, या जो बात सोचते हुए दिल घबराए, या जो एक टैबू हो। और आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के ऊपर। जब जिस्म में कोई खराबी होती है, कोई हड्डी टूटती है, कोई जख्म होता है, तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास। लेकिन जब यहां खराबी होती है इस दुनिया के अंदर, तो हम कहते हैं अरे टेंशन मत ले यार, वो इजी हो जा। हर इंटेलिजेंट बंदा थेरेपिस्ट के पास जाता है। जिसने सोचना ही नहीं, जिसने स्ट्रेस ही नहीं लेना, उसकी कॉग्निटिव थॉट्स क्यों हिलनी है। सो जो जितना पढ़ेगा, जितना सोचेगा, जितना तजस्सुस में जाएगा, वही स्ट्रेस में जाएगा। अरे we don't go to a therapist, we don't go to a psychiatrist. This is an entire world inside here. हमारे हर डिसऑर्डर का एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। कुछ सिम्टम्स हैं, उसमें से अगर आपको मिनिमम टू मैक्सिमम होंगे, उसके बाद अगर आपकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी, और उसके बाद अगर आप एक ड्यूरेशन पूरी करेंगे, तब आपको वो डिसऑर्डर है। इतनी आसानी से हम आपको डायग्नोस नहीं करेंगे। और आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेसेस और मेंटल वेलबींग की। असल चीज तो यहाँ कुछ है ना, अक्ल सलीम फिर जिस्म सलीम। तो अक्ल की बात करेंगे, मेंटल हेल्थ की बात करेंगे, मेंटल वेलबींग की बात करेंगे, और सबसे बढ़कर हैप्पीनेस की बात करेंगे। इसलिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर ज़ैनब जावेद। जरा उनसे पता करते हैं, लेट्स पिक हर ब्रेन्स एंड सी व्हाट गोज ऑन इनसाइड आवर हेड्स। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, बहुत गहरी बातें होने वाली हैं, और ये वो बातें हैं जो सबके लिए अहम है, रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर। सो लिसन केयरफुली। डॉक्टर ज़ैनब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है ज़हन का और माइंड का कि हम तो इसकी गहराई में जाते ही नहीं है इस मुल्क में, हम तो उसको टैबू समझते हैं। मुझे सबसे पहले बताएं, किस तरह के लोग होते हैं और वो क्या शिकायत या क्या कंडीशन लेके आपके पास आते हैं जो बहुत टिपिकल है हमारे माशरे में? आपने सिर्फ माइंड पे बात खत्म कर दी, ये तो दिल का मामला है। ठीक है, ओके। आपके सवाल से स्टार्ट करती हूँ कि हमारे पास 3 तरह के लोग आते हैं। पहले वो लोग होते हैं जिनको ज़िंदगी में जर्नल लाइफ इश्यूज होते हैं। अगर बच्चे आते हैं टीन एज के, तो उनका सबसे बड़ा मसला रिलेशनशिप है, एडिक्शन है। एज वाइज अगर हम शुरू करें, फिर उनका करियर का मसला है। अगर कपल्स आते हैं तो उनमें एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज आते हैं। और आज पहले ये होता था कि फीमेल के एडजस्टमेंट इश्यूज होते थे, अब मेल्स के भी शुरू हो गए हैं। फिर आ जाते हैं, अगर आप कह लें कि करियर के साथ उनको डिसीजन मेकिंग में मसला आता है, क्योंकि अब हर शख्स ने ऐसा करियर लेना है जिसमें बहुत जल्दी पैसा कमाया जा सके। हम तैयार नहीं हैं किसी चैलेंज के लिए। एक ये कैटेगरी है। उसके बाद आते हैं न्यूरोटिक, जिनको क्लिनिकल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, पैनिक। और उसके बाद आती है थर्ड कैटेगरी, साइकोटिक, जिसमें वो लोग होते हैं जिनको हेलुसिनेशंस होती हैं, डिल्यूजन्स होती हैं, जिनका रियलिटी से टच खत्म हो जाता है। उनको वो चीज़ें दिखाई देती हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, वो लोग नज़र आते हैं, वो आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। अक्सर वो ऐसे भी रिपोर्ट करते हैं कि हमें लग रहा है कि कोई हमारे कानों में आवाज़ें डाल रहा है, कोई हमारे दिमाग से आवाज़ें निकाल रहा है। मुझे जो आपने सिम्टम्स बताए, इसमें से बेशतर तो मुझे इस वक्त हैं, इस वक्त नहीं, तो मेरे ख्याल में मैं तो सबसे पहले अपनी थेरेपी कराऊं। नहीं, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह दी है। इससे पहले हम आगे चलें, क्योंकि जब भी मैं ये बात कन्वे करती हूँ लोगों को, तो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या वाकई हमें डिप्रेशन है, हमें एंजाइटी है। क्योंकि जब हम गूगल करते हैं ना, तो हम सबको लगता है कि हमें डिप्रेशन है, एंजाइटी है। मुझे लगता है कि अगर आप एक पैनाडोल को भी गूगल करेंगे ना, तो उसके एंड में कहीं ना कहीं आपको कैंसर हो जाएगा। सो हम कब कहते हैं कि एक क्लाइंट को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या वो किसी क्राइटेरिया के ऊपर उतरता है? जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं फीवर की। अगर हमें जिस्म में दर्द है, पट्टों में खिंचाव है, हम ये नहीं कहते हमें बुखार हो गया। बुखार का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया थर्मामीटर। जब 99 से ऊपर आएगा तो आपको बुखार हुआ, वरना नहीं हुआ। इस तरह हमारे हर डिसऑर्डर का एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। कुछ सिम्टम्स हैं, उसमें से अगर आपको मिनिमम टू मैक्सिमम होंगे, उसके बाद अगर आपकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी, और उसके बाद अगर आप एक ड्यूरेशन पूरी करेंगे, तब आपको वो डिसऑर्डर है। इतनी आसानी से हम आपको डायग्नोस नहीं करेंगे। एक्सीलेंट पॉइंट, एक्सीलेंट पॉइंट। और हम लोग बिलखुसूस मेंटल इलनेसेस का या मेंटल एलिमेंट्स को तो एक्नॉलेज नहीं करते ना। हड्डी टूटना तो है कि हाँ एक्सरे किया तो हड्डी टूटी हुई थी, लेकिन मेंटल डिसऑर्डर है या जो भी है, वो तो हम एक्नॉलेज ही नहीं करते उसको। और बहुत मेरे हाल ही में एक दोस्त को कुछ हुआ, उसको मैंने कहा भाई थेरेपिस्ट के पास जाओ या साइकाइट्रिस्ट के पास है, तो उसकी फैमिली ने और उसने खुद, हालांकि पढ़ा लिखा है वो,
उसने पहली बात ही है कि मैं को पागल हूँ। यू नो, लुक एट द बाउंड्री दैट वीव क्रिएटेड के अगर मुझे कोई मेंटल इलनेस है या मुझे उसका शायबा भी है, तो पहला तो हमने खुद अपने आप को रोक लेते हैं उससे। तो इस किस्म के पेशेंट्स आते हैं कि जिन्होंने बाहर के प्रेशर की वजह से या अपनी वजह से, अरे हमें तो जरूरत ही नहीं इसकी, हमें तो वो खाला और फुफी कह रही है कि बस टेंशन मत लो। व्हाट डज दैट मीन? नहीं, वो ये नहीं कहते, वो कहते हैं सोचो मत। अब दिमाग है उसने तो सोचना ही है ना, आसानी से कह देते हैं सोचो मत। तो जब पेशेंट की फैमिली लेकर आती है, जो खुद आ जाए दैट्स वेल एंड गुड, फैमिली लाती है तो ट्रीट करना बड़ा मुश्किल होता है। वो आके कहते हैं कि ये घर वाले कह रहे थे पागल हो गया है, तो मैंने कहा अच्छा ये पागल है, आप इसको स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं, हम तो ज्यादा स्टिग्मेटाइज है ना, हम पागलों के डॉक्टर हैं, सो आप हमारी लाइफ के बारे में सोचें। तो एक दफा बड़े इंटरेस्टिंग एक साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने एक बात की कि देखिए जो हमारी कौम है ना, वो छोड़ती तो फिर किसी को नहीं है। जो पुलिस वाला है वो रिश्वत लेता है, जो लॉयर है वो डाकू है, जो मीडिया में है उसको और नाम से बुलाया जाता है, जो सिंगर है वो मरासी है। तो प्रोफेशन तो हर कोई बदनाम है ना, तो आपको भी कोई लोग पागल कहते हैं तो डजंट मैटर, किसी के कहने से आप अपना कोई काम छोड़ देंगे? सो अगर तो आपने सोसाइटी में रहना है तो फिर ठीक है, बीमार हो जाए, जो आपने करना है करें। हमारा एक पूरा सेशन उनको यही समझाने में लग जाता है कि बच्चे 3 कैटेगरीज हैं, हो सकता है अभी आप पहली में हो, अगर आप दूसरी में आ गए, आपका जख्म और गहरा हो गया तो फिर हमें मेडिसिन भी ऐड करनी पड़ेगी। अभी तो हो सकता है हम थेरेपी से इलाज कर लें। कितना कैटेगरी 1 की बात कर लेते हैं लेट्स सपोज, और या 1 और 2, कितना इफेक्ट है माइंड के ऊपर इंडिविजुअल का अपना, कि उसमें कोई केमिकल इम्बैलेंस था या कोई जेनेटिकली उसमें इशू था, या इन्वायरमेंट की वजह से घर में या वर्क प्लेस में या रिलेशनशिप्स की वजह से उसको स्ट्रेस या एंजाइटी ऐसी हुई कि वो वहाँ चला गया? तो इन्वायरमेंट कितना रोल प्ले करती है और उसकी अपनी शख्सियत या अपना जेनेटिक मेकअप कितना रोल प्ले करता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अक्सर जैसे मेरे पास कोई बच्चा लेकर आते हैं ना पेरेंट्स, वो सबसे पहले यही पूछते हैं कि ये नानकों की वजह से खराब हुआ या दांतों की वजह से। सो मैं उन्हें कहती हूँ मुझे नहीं पता किस वजह से खराब हुआ है, मुझे बताएं इसको ठीक कैसे करना है। ये तो पहले नान के दांत के सब हाँ, सब जमा कराया, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर हम साइकोलॉजी की थेरीज की तरफ जाए, उसकी टियोलॉजी में जाए, तो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं। कुछ चांसेस है कि पेरेंट्स में डिप्रेशन हो तो बच्चों में भी आ जाता है। फिर बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट बड़ा इंटरेस्टिंगली कहते हैं कि हम बच्चों को कहते हैं चीखना नहीं है, माँ बेटी को कह रही बेटा चीखना नहीं है, काम वाली से चीख चीख के बात कर रही है, तो जो बच्चा आपका लर्न कर रहा है वो वही करेगा ना। सो बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि लर्निंग पे बेस्ड करती हैं चीज़ें। फिर हम जो है जो CBT थेरेपी को फॉलो करते हैं, हम कहते हैं कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट। आप जैसा चीज़ को परसीव करते हैं आप वैसे ही बिहेव करते हैं। लाइक 2 बच्चे अगर आपके, तो एक ही माहौल में बड़े हुए हैं ना, अगर इन्वायरमेंट मैटर करती है कि तो क्यों दोनों बच्चे डिफरेंट हैं, क्यों उनके इमोशंस, उनके बिहेवियर्स, उनकी फिजियोलॉजी डिफरेंट है। आप 2 बच्चों को डांटेंगे, एक जाके कोने में ऐसे करके खड़ा हो जाएगा, एक जाके हंसना शुरू हो जाएगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि दोनों इन्फॉर्मेशन को अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं। पहले बच्चों की बात, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से मुराद ये है कि टीनेजर्स फॉर इंस्टेंस, जहां पे बहुत ज्यादा शुरू होती हैं प्रॉब्लम्स आमतौर से लोगों में, एंड देन यू नो अर्ली 20s तक वो जाती हैं। और अब जो सोशल मीडिया और ये ओवरनाइट अमीर होने का, ओवरनाइट सेलिब्रिटी बनने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, टिकटॉकर, यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर, तो दैट्स टू मच प्रेशर ऑन द किड्स। Yes. So what is the symptom that a parent should be looking for to encourage the child or the daughter or the son के भी ये काम करते हैं, हम इससे पहले कि और बिगड़ जाए, हम जरा इसकी थेरेपी करा के देख तो लें, डायग्नोज तो करा लें। What are those first symptoms that one should be very wary of? मेरे ख्याल में सिम्टम देखने से पहले सिम्टम तक बच्चे को पहुंचने ही नहीं ना देना चाहिए। सो आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आपका बच्चा सिम्टम तक पहुंच गया है? सो मैं जब भी मीडिया में जाती हूँ तो मीडिया, क्योंकि मेरी PhD वाज इन मीडिया साइकोलॉजी, सो वहाँ पे जो हमारे क्वालिटेटिव रिसर्च के फैक्टर्स निकले तो उसमें ये था कि अगर आप पॉजिटिव साइड पे जाएं तो मीडिया बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले भी कर रहा है। ठीक है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स कुछ 1-2 हफ्ते ही लगाते हैं नॉलेज को अंदर लेने में। ठीक है, पॉजिटिव नॉलेज भी उतनी जल्दी अंदर चली जाती है और नेगेटिव भी चली जाती है। सो जहाँ पे हम गलत चीज़ों को प्रमोट करें, हम अच्छी नॉलेज को भी प्रमोट कर सकते हैं। हम बच्चे को कह नहीं सकते कि आप मोबाइल ना लें, बच्चे को मोबाइल दें लेकिन अंडर सुपरविजन दें। अब हर बच्चा PUBG भी खेल रहा है, हर तरह की गेम्स खेल रहा है। कितनी इंटरनेशनल रिसर्चेस हो चुकी हुई हैं कि एग्रेशन बच्चों में उसकी वजह से है। सो पहले तो आप बच्चों की जो है एक एक्टिविटी स्केड्यूल ही ऐसा बनाएं कि वो उसमें ना जाए। अब पेरेंट्स कहेंगे नहीं हमने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है, iPad लेके दिए, लैपटॉप लेके दिए, वेयर आर यू? आप कहीं नहीं है, आपने बच्चे को सब कुछ दे दिया, अपना आप नहीं दिया। सो जितनी हमने एक्टिविटीज दी हैं वो स्क्रीन बेस्ड है। आप स्क्रीन में बच्चे को लगाएंगे तो न्यूरोट्रांसमीटर्स तो उसके इफेक्ट होंगे। उसके बाद चले आपके सवाल की तरफ जाते हैं कि अब हो ही गया है, तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है क्वालिटी ऑफ लाइफ का।
कोई भी जिंदगी में जब डिस्टर्ब होता है साइकोलॉजिकली, सबसे पहले उसने अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ठीक करना है, जिसमें आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ आती है, आपकी सोशल हेल्थ आती है, आपकी फिजिकल हेल्थ आती है, मैंने एक नया कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया, फाइनेंशियल हेल्थ आती है। ठीक है, सो सबसे पहले आप कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स अप्लाई करें, आप फिजिकल एक्टिविटी की तरफ अपने बच्चों को लेकर जाएं। अब जब हम किसी को कहते हैं ना कि फिजिकल एक्टिविटी करो, वो कहते हैं सो व्हाट, कोई ओबीज होना हम उसे कहते हैं फिजिकल एक्टिविटी करो, वो स्टिग्मेटाइज हो जाता है। मेरे पास जब क्लाइंट आए मैं उससे नहीं कहती, क्यों? कहने का तरीका ये है कि कॉन्सेप्ट क्या है, रैशनल क्या है। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं आपकी बॉडी में एक ब्लड रश होता है, जैसे ही वो ब्लड रश होता है आपकी नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली नीचे चली जाती हैं और पॉजिटिव थॉट्स ऊपर चली जाती हैं। सो इट्स हाउ यू कन्वे द मैसेज टू द चाइल्ड। अगर आपको लग रहा है कि अब आपका मैसेज बच्चे तक नहीं पहुंच रहा तो आप ले जाएं। आपके सवाल की तरफ कि आपके बच्चे को अगर बिहेवियरल इशू स्टार्ट हो गया, आप कह रहे हैं कि हमारा बच्चा बदतमीज है, अगर तो वो सिर्फ घर में बदतमीज है तो ये आपका कसूर है। कसूर वैसे हमेशा पेरेंट्स का ही होता है, लेकिन अगर स्कूल वाले भी रिपोर्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, घर में भी आ रही है, फ्रेंड्स में भी आ रही है, यानी एक से ज्यादा जो उसकी फंक्शनिंग लेवल है वहां पे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब है अब ये कोई इशू है जिसको ट्रीट करने की जरूरत है। यानी वो ज्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, टैंट्रम्स एक हद से ज्यादा शो कर रहा है और वो हर सेटिंग वाले उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, स्कूल से भी कंप्लेंट्स आ रही है, फ्रेंड से भी आ रहे हैं, तो इट्स हाई टाइम कि आप हेल्प ले लें। लेकिन ले कहाँ से, ये बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स वो तो डॉक्टर का इंतखाब तो है ही है, लेकिन पहले तैयार तो होना कि भाई ये इशू ऐसा है कि शायद हमारी समझ या पहुंच से भी बाहर है, हम जरा आउटसाइड हेल्प ले लेते हैं, लेके देखते हैं और ये जो आपने बात की कि कसूर पेरेंट्स का होता है, तो मैं तो बहुत ही बुरा पेरेंट हूँ भाई, और मेरे अंदर जो खूबियां हैं वो वालिदैन की वजह से हैं और जो खामियां हैं वो अपनी हैं। और मेरे जो बच्चे हैं मैंने तो बहुत, और आपने जो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि आपने आईपैड ले दिया बच्चों को। कितने मेरे दोस्त हैं कि वो कोई चीज खरीद के बच्चों को देना जो है उसको मोहब्बत और प्यार सपोर्ट समझते हैं। आईपैड है, वो घड़ियां ऐसी आ गई हैं, फोन है, कंप्यूटर है, अरे भाई कमोडिटी खरीद दी उसको, रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं हो सकी। that is a tragedy। मेरा बहुत करीबी दोस्त है, बहुत बड़ा स्टार है पाकिस्तान का, शायद मैं नाम बता दूंगा आपको उसका अगर मेरा दिल किया तो। उसको हम मिलने गए, वो किसी से मिलता नहीं है, उसके 4 बच्चे हैं, 19, 20, 21, 22 साल के ना, 2 लड़कियां, दो बेटे। अरे इस कदर अच्छे बच्चे म्यूजिक भी करते हैं, आर्ट भी करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आपस में दोस्ती है। हम गए तो वो खाना सर्व कर रहे थे और मैंने अपनी बीवी से कहा, मैं कहा यार ये कैसे ट्रेन की है? तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बच्चों को तो फिर बहुत वक्त दिया है? उसने कहा बहुत वक्त नहीं दिया, सारा वक्त दे दिया। एंड ही लेफ्ट मीडिया, वेरी वेरी फेमस पर्सन इन पाकिस्तान, ह्यूज पर्सन, ह्यूज स्टार। उसने कहा सारा वक्त दे दिया। और मैंने कहा देखो ये करना होता है, मैं नहीं ये कर सका। सो इट इज पॉसिबल। अगर बाप बेचारा, अब जाहिर है इकोनॉमिक जो इश्यूज है, वो सुबह जाएगा रात को आएगा, तो वो बच्चे के साथ क्या टाइम स्पेंड करेगा, अम्मा क्या टाइम स्पेंड करेंगी। अब जरा सी एज ब्रैकेट को बड़ा करते हैं, टीनेज से अर्ली 20s, मिड 20s, लेट 20s, करियर का एक इशू है, प्रेशर है बहुत ज्यादा, पीयर्स प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है कि भाई तनख्वाह कितनी है, शादी कर दो, घर कहां से आएगा, उसके पास वो गाड़ी है, उसके पास वो फोन है, करियर काउंसलिंग। और फिर एक ऐसा मुल्क जहां पे बहुत मुश्किल है या देर से होती है करियर ग्रोथ, क्योंकि और बहुत से फैक्टर्स हैं, और वो अपने ऊपर लेता है शख्स, मैंने भी लिया अपने ऊपर कि मेरे अंदर वो कमी है, मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूं, I am worthless, and then they come to you and then you tell them what, क्योंकि एनवायरनमेंट तो नहीं बदलेगी उसकी, you tell them what। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि हम मैट्रिक करते हैं साइंस में, इंटर करते हैं आर्ट्स में, फिर हम बीएस कर लेते हैं इंजीनियरिंग में, और उसके बाद फिर पता नहीं पीएचडी किस में होके मीडिया में चले जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज आवर लाइफ एक्चुअली। सो जब बच्चा आता है करियर के इश्यूज के साथ, मैं उससे सबसे पहले पूछती हूँ पैशन क्या है आपका, करना क्या चाहते हो ना, पैशन क्या है। मैं उससे कहती हूँ पैसा बहुत जरूरी है, कमाना, पैसे के बगैर जिंदगी नहीं चलती बेटा, पैसा तो कमाना ही कमाना है। करना क्या चाहते हो? मुझे मेरे चचा ने कहा है कि इसमें बहुत पैसा है, मुझे मेरे मामू ने कहा है इसमें बहुत पैसा है, फुफ्फो ने कहा है। मैंने कहा बेटा सब में पैसा है, रेडी भी लगा लोगी ना केले की, अगर रिस्क रब ने लिखा है ना, रब की जात में कुन फयकून पे रिस्क कायम है तुम्हारा, तो वो तो आ जाएगा। तुम्हें शौक किस चीज का है? फिर बात वो करते हैं स्कोप नहीं है पाकिस्तान में। मैंने कहा बेटा पाकिस्तान में तो किसी चीज का स्कोप नहीं है, मुल्क छोड़ जाओ, जिस चीज में मेहनत करोगे उस चीज में स्कोप आ जाएगा। सबसे बड़ा मसला जो मुझे लग रहा है हमारी नौजवान नस्ल का है कि वो हर एजुकेशन के बाद नौकरी करना चाहते हैं। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आई एम द ओनली PhD जो कि इस वक्त नौकरी नहीं कर रही। नहीं तो हमारा एक एजुकेशनल फील्ड का असूल है
कि सीनियर लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, जिंदगी खत्म। कोई एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना नहीं चाहता। जैसे एक बच्चे की डिग्री खत्म होती है, मुझे सीवीज दिन में 5-6 आती हैं, नौकरी ढूंढते, मैं कहती हूँ आओ मैं बताऊं कि आप क्लिनिक कैसे सक्सेसफुली रन कर सकते हो। आप मीडिया में चले जाओ, कहीं चले जाओ, वो सब तो ठीक है, कोई वैकेंसी हुई तो बताइएगा। हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, हमारे बिलीफ सिस्टम, स्कीमास फंस गए हैं जाके नौकरी में। और किसने बनाया? हम लोगों ने, टीचर्स ने, सारी टीचर्स ने, पेरेंट्स ने। तो ये फंस चुका है। तो सबसे पहले मैं तो उनको उनके पैशन की तरफ लेकर जाती हूँ कि आपने कोशिश करनी है, जो रिजल्ट्स हैं वो आपको आपके अल्लाह से, आपका जो भी रिलीजन है, क्रिश्चियन है, ऑल रिलीजन्स आर ब्यूटीफुल, आपको मिल ही जाना है आपके सुप्रीम पावर से। सो दैट्स द ओनली मैसेज आई गिव इट टू देम। अच्छा, एक मैंने आपसे, आई डोंट नो इफ इट्स अ साइंटिफिक क्वेश्चन, वो ये है, हम सब लोग जो हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं जिंदगी में, अच्छे कपड़े हों, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा करियर हो, अच्छे अच्छे रिलेशनशिप्स हों, बहुत से पैसे हों, रिकग्निशन हो, जो कुछ भी, एंड ऑल दीज थिंग्स आर ड्रिवन टुवर्ड्स मेकिंग अस हैप्पी. वी वांट टू बी हैप्पी. Okay, that's the ultimate goal. We want to be happy. Is there a definition of happiness? Is there a psychological definition of happiness? What's the science of happiness? किसी मौलाना से पूछेंगे वो कहेगा इबादत करो, किसी बैंकर से पूछेंगे वो कहेगा तुम फाइनेंशियल काम करो, किसी इकोनॉमिस्ट को पूछेंगे वो कहेगा डॉलर की कीमत पे काम करो, किसी स्पोर्ट्समैन से कहेंगे उसके लिए क्रिकेट या टेनिस. जबरदस्त. What is happiness? How do you define happiness? This is my favorite question. क्योंकि एक अरसा मैं भी खुशी के पीछे भागती रही, ठीक है, और मेरी जो एक क्लिनिक की फाइल है उस पर मैंने एक ही लाइन लिखी हुई है, लर्न टू लिव अ हैप्पी एंड पॉजिटिव लाइफ. जैसे आपने कहा किसी के लिए हैप्पीनेस है उसको पसंद की लड़की मिल जाए, किसी के लिए हैप्पीनेस है उसको डिग्री मिल जाए. जब मैंने जिंदगी में सब कुछ अचीव कर लिया ना, अपनी सारी डिग्रीज भी, पैशन भी, हर जगह वाइवास भी ले लिए, हर यूनिवर्सिटी में चली गई, हर जगह सेमिनार भी कर लिया, खुशी तब भी नहीं आई. फिर एक रिसर्च कोट की, देयर वाज अ वेरी वंडरफुल थेरेपिस्ट, उसने मुझे एक रिसर्च दिखाई. इट वाज अ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च. लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती है जो कि काफ़ी सालों तक चलती है. थोड़ा सा जो है ना, मैं इसको आप कह लें कि पाकिस्तानी सिनेरियो में कन्वर्ट करके सुनाती हूँ. रिसर्चर ने 3 लोगों से पूछा कि 3 लोग आए मेरे पास और उन तीनों को खुशी चाहिए थी. मैंने उनसे पूछा आपकी खुशी किस में है? एक ने कहा कि अगर मेरी शादी मेरी गर्लफ्रेंड से होगी तो मैं खुश हो जाऊंगा. दूसरे ने कहा अगर मुझे मेरी पसंद की डिग्री मिल जाए तो मैं खुश होऊंगा. तीसरे ने कहा अगर मुझे मेरी पसंद की गाड़ी मिल गई तो मैं खुश होऊंगा. एक चौथा शख्स भी था, उसने कहा तुम कब खुश हो गए? उसने कहा मैं आज खुश हूँ. ठीक है, 10 साल बाद वो फिर से उन्हीं तीनों लोगों से मिले. उसको पहले को गाड़ी मिल गई, दूसरे को लड़की मिल गई, तीसरे को डिग्री मिल गई. उसने कहा आर यू हैप्पी? तीनों ने कहा नो. वो जो आज से 10 साल पहले खुश था वो आज भी खुश है. ये हैप्पीनेस कहाँ से आती है? ये हैप्पीनेस कंटेंटमेंट से आती है कि जो हमारे पास है हम उससे खुश हैं. अगर इसको हम अपने रिलीजन में ले जाएं थोड़ा सा, तो हम उससे राजी हैं. ठीक है, उसके होने से भी राजी हैं, उसके ना होने से भी राजी हैं. और जैसा हमारे रिलीजन में है कि जब राजी होते हो तभी आपको और मिलता है. सो अगर थोड़ा सा हम सूरह रहमान के तर्जमे की तरफ जाए, मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगी वरना लोग कह देंगे मौलवी आ गया इधर, तो उस पर बार बार शायद इसी चीज़ पे फोकस किया गया है कि शुक्र करने वाले को और मिलता है. लेकिन यहाँ पे मैं हरगिज़ नहीं कहूँगी कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जब आप जाते हैं तो वो आपको कहते हैं कि आप नाशुक्रे हो गए. क्योंकि जैसे ही आपको डिप्रेशन अटैक करता है सबसे पहले आपका ग्रैटिट्यूड काम होता है और आप नाशुक्रे नहीं होते. सबसे पहले यही होता है कि आपका दिल इन चीज़ों की तरफ नहीं आता. तो ये तो हो गए जो फॉलोअर्स ऑफ द मुस्लिम फेथ हैं. 1-1.5 बिलियन. अरे तो बाकी भी तो कुछ 6 बिलियन लोग हैं जिनके फेथ्स फर्क हैं. वो अगर आए आपके पास तो उनको क्या कहेंगी? व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस फॉर अ नॉन मुस्लिम? वो तो बहुत अच्छी बात है अगर एथिस्ट भी आ जाए तो, क्योंकि मेरे पास हर हफ्ते 2 से 3 अनफॉर्चुनेटली एथिस्ट लोग भी आ रहे हैं और ज़्यादा टीनेजर्स आ रहे हैं, 16, 17, 18. एनीवेज, सो आप किसी भी रिलीजन के है ना, क्योंकि मैंने डिफरेंट रिलीजन स्टडी किए हैं, बाइबल, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, तो हर रिलीजन ग्रैटिट्यूड पे फोकस कर रहे हैं. और ग्रैटिट्यूड इस तरह नहीं है कि अगर मैं पूछूं अदील साहब आप खुश हैं? खुश हैं आप? मैं तो बहुत खुश हूँ. जो कमाना चाहते थे कमा लिया आपने? कमा लिया और देखा आ गया. हाँ, तो आ गया. ठीक है ना. तो लोगों से पूछते हैं आप खुश हैं, वो कहते हैं हाँ. नौकरी कैसे जा रही है? बस ठीक है. वो होने से भी राजी होना है, वो ना होने से भी राजी होना है. सो एवरी रिलीजन फोकसेस ऑन ग्रैटिट्यूड. So these young people who come to you, do they understand what you're saying? Do they follow that?
या वो कोई कहते हैं कि जी हमें कोई दवाई दे दें बस ताकि हम फक्का मारें और जान छूटे इस चीज से। ये क्या आप माइंड या मेंटल शिफ्ट की क्या बात कर रही हैं? कोई शॉर्टकट बताएं, कोई सिरप बताएं, कोई इंजेक्शन बताएं ताकि जान छूटे। डू दे डू दैट? They listen to us because nobody listen to them. अब एक माँ आई, उसने कहा मैं अपनी बच्ची के साथ बहुत फ्रैंक हूँ, आप सोच नहीं सकती। मैंने कहा अच्छा, अगर आपकी बच्ची आपको कि मेरे बॉयफ्रेंड की कॉल आई, आप क्या करेंगी? उसने कहा मैं मुंह पे 2 थप्पड़ लगाऊंगी। मैंने कहा चले बाहर जाके आप बैठे, आपकी बच्ची से मैं खुद ही बात कर लेती हूँ। सो हमारी जो साइकोथेरेपी है और लोगों की जो काउंसलिंग है, उसमें जो डिफरेंस है वो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, नॉन जजमेंटल होने का, एम्पैथी का और इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखने का है। कि वो जो भी कहें हम उसको हो हाय क्यों हुआ, दिस इज रॉन्ग नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं है हम नहीं मानेंगे, हम गलत कहेंगे नहीं, हम उनके बिहेवियर को जरूर बुरा समझेंगे, लेकिन एज अ होल आप कोई फरिश्ता नहीं हो सकते, ठीक है? तो सबसे पहले हम उनके बिहेवियर को रिगार्ड देंगे। उसके बाद अब हम हर क्लाइंट से पूछते हैं कि अब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। हम वो लोग नहीं है जो कि पढ़ सकते हैं कि आपके चेहरे पे क्या चल रहा है। खुद ही एक क्लाइंट हमें हिस्ट्री देता है, हिस्ट्री लेने के बाद हम कहते हैं चलिए आप बताएं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि जब वो जनरल पॉपुलेशन को बताते हैं ना, तो वो खुद ही मशवरे अटैक होना शुरू हो जाते हैं। तुम एक्सरसाइज करने चले जाओ, अगर कोई मेल होगा तो वो मरी चले जाएगा, फीमेल होगी तो वो बाल डाई करवाने चली जाएगी। सो जब हम ये कर रहे होते हैं, हम सिर्फ डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। सो सबसे पहले हम अपने क्लाइंट्स को डिस्ट्रैक्शन से रोकते हैं, सारी हार्मफुल टेक्निक से रोकते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन अभी नहीं। पहले वो जो सोचों का गुंजल दिमाग में चला हुआ है ना, जैसे एक हैंड्स फ्री होती है, पर बड़ी खूबसूरती से हम उसको आहिस्ता आहिस्ता पहले खोलते हैं। वो मुश्ताक में यूसुफी साहब का एक जुमला बेमिसाल है। वो कहते हैं कि हमारे मुल्क में शाइस्ता इंसान की निशानी ये है कि जिसको अगर आप कोई बीमारी का जिक्र करें तो आपको कोई मशवरा ना दे। तो इस मुल्क में तो आप किसी को कुछ भी कह दें, सबसे पहले वो आपको मशवरा देता है। Exactly. वो करियर का मसला हो, वो आपकी जहनी उलझाव का मशवरा हो, वो सेहत का मशवरा हो, वो अपने ससुराल में कैसे रहना है, हर किसी ने मशवरा देना है उसको। तो वो उससे और बेचारा मरीज है या जिसको स्ट्रेस में, वो और स्ट्रेस में जाता है। One of the professors came from FC college, तो वो आई थी इंग्लैंड से। उन्होंने कहा आई ओनली हैड फ्लू और मुझे 40 मशवरे 1 घंटे में मिल गए। मैंने कहा हाउ लकी यू आर ना, हाउ हेल्पिंग वी आर। तो टेक इट पॉजिटिव। और वो 40 के 40 फर्क होंगे, 40 के 40 और एक दूसरे से मुतसादम भी हो सकते हैं। Exactly. वो भी हो सकते। अच्छा, मुझे what I want to know is your journey of all the areas that you could have learned and devoted to. You chose this field. आपकी अपनी as a person, as a professional, as a student, as a human being, जो journey है, tell us about that. Was it hard? Was it easy? Tell us about that. स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगी कि मुझे तो शायद साइकोलॉजी सब्जेक्ट का पता भी नहीं था। इफ़ आई हैव टू बी वेरी रियल, मैं जब गई तो आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ फाइन आर्ट स्टूडेंट। सो आपको पता है हमारे जो लोग होते हैं बड़े डीमोटिवेटिंग होते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि ये पढ़ा हुआ है, एक कुछ पता नहीं वॉच सा पढ़ा हुआ था, आप ये बना सकती हैं। और मैंने एक बड़ी खौफनाक सी पिक्चर ड्रॉ की, तो उन्होंने कहा आई डोंट थिंक कि आपको फाइन आर्ट्स में आना चाहिए। सो जो हमारी बुलिंग और ये सारी होती है ना, लाइफ टाइम हमें ये तोहफे मिलते रहते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, एग्रेसिव सी पर्सनैलिटी थी, तो मैंने कहा अच्छा नहीं तो ना से। फिर मैंने ना प्रोस्पेक्टस खोला, मुझे ये PSY पढ़ा जा नहीं रहा था। मैंने कहा मैं ये ले लेती हूँ, नाम नहीं पढ़ा जा रहा था, पता नहीं मैंने उस टाइम उसको क्या पढ़ा था, और मैंने उसको टिक कर लिया। जब मैंने उसको टिक कर लिया, मैंने उसको ले लिया, माई टीचर वॉज रियली गुड। उन्होंने हमें बड़े अच्छे बड़े हम्बल तरीके से साइकोलॉजी पढ़ाई, समझाई। उसके बाद जब हमारा मेंटल हॉस्पिटल्स में जाना हुआ, फाउंटेन हाउस में जाके हमने लोगों को देखा, तो हमें पता चला ये भी एक दुनिया है, पूरी दुनिया। और फिर जब हमने वहाँ पे छोटी छोटी टेक्निक्स उसको स्टूपिड तरीके से अप्लाई करना शुरू किया, और हमने देखा कि हम लोगों को हील कर सकते हैं, तो मैंने ये फैसला किया कि आई वुड नॉट बी ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, मुझे इधर बैठना है। तो फिर ये जर्नी चलती गई, एंड इट्स सच अ ब्यूटिफुल एंड हीलिंग जर्नी। लोग अक्सर कहते हैं कि आप कैसे सुन लेती हैं। मैं कहती हूँ जब कोई आके सिर्फ ये कहता है ना कि मैं हील हो गई हूँ, सब कुछ अंदर से खत्म हो जाता है। आपने जिक्र किया फाउंटेन हाउस का। अगर आप में से कुछ साथी ऐसे हैं जो फाउंटेन हाउस से वाकिफ नहीं हैं, तो अभी सर्च करें। फाउंटेन हाउस इज अ ग्रेट प्लेस। जिन्होंने पिछले 50 साल से वो ऐसे जो मरीज हैं कि जिनका कोई नहीं होता और वो मेंटल पेशेंट्स हैं, उनके लिए इट इज़ अ ट्रुमेंडस फैसिलिटी। और मेरी नहायत खुशकिस्मती कि मैं भी उसके साथ मुंसलिक रहा हूँ टू हेल्प दम रेज फंड्स एंड मीट दीज पीपल। इट इज़ फैंटास्टिक। ये बताएं कि पिछले कुछ सालों में या कुछ अरसे में जब से इंफॉर्मेशन का ये बम्बार्डमेंट आई है,
उसके अपने नुकसान आते हैं अपनी जगह, लेकिन क्या लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ी है कि मेंटल इलनेसेस की? क्या रुझान जरा सा आया है कि लोग अब इसको संजीदगी से लेते हैं, या अभी तक इतना बड़ा टैबू है जो शायद बहुत पहले था कि जिसको कोई एलिमेंट है उसको पागल कह दो, उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स दे दो, या कुछ झुकाव आया है? लोग पीपल वांट्स टू लर्न नाउ, पेरेंट्स वांट टू लर्न अबाउट देयर किड्स या नहीं? पिछले 5 साल से मैं क्लिनिक कर रही हूँ। 3 साल में सिर्फ डिप्रेशन, एंजाइटी और ओसीडी देखती रही। लेकिन 2 सालों में मैंने ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग केसेस देखे हैं जो कि मुझे लगता था सिर्फ यूके यूएसए में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हालात हमारे मुल्क के ऐसे ख़राब हो चुके हैं कि जो अजाब कौमे लूत पे आया था अब हम पे आने वाला है। मैं हर हफ्ते होमोसेक्सुअलिटी के केसेस देख रही हूँ, एथिस्ट देख रही हूँ, रिलेशनशिप इश्यूज देख रही हूँ। 12 साल की लड़की को भी इश्क हो रहा है, 70 साल के बंदे को भी इश्क हो रहा है। सो 2 साल में मैंने इतना कुछ देखा है। क्यों? क्योंकि जब हमने अवेयरनेस सेशंस किए तो हमने कहा कि हम आपको जज नहीं करेंगे, आप आएं, और हमने उनको हेल्प की। उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि ये उनसे हो गई है, क्योंकि उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं था। उन्होंने जब यूएसए में बहुत सारी चीजें कॉमन देखी तो उन्हें लगा कि ये ठीक है। जैसे वहां बहुत सारी चीजें ठीक है ना, एडिक्शन भी ठीक है, तो उनको लगा ये चीजें भी ठीक है। लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं कि हम जो है एक मुस्लिम कंट्री से भी बिलोंग करते हैं। सो उन क्लाइंट्स पे उनको ला के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे 2 सालों में एक नए केसेस भी देखने को मिले। जो इस वक्त लेट्स से यंग पेरेंट्स हैं, उनका पहला बेबी है, या उनको एक्सपीरियंस नहीं होता पेरेंटिंग का भाई, और पाकिस्तान में तो ये एक रिवायत है कि खुद ही करके सीखते हैं, सिखाने वाला कोई होता नहीं। मशवरे तो बहुत है, मैं खुद उसका शिकार हूँ कि भाई बेबी हो गया, पता था कुछ नहीं, को टकरे मार के खुद ही सीख लो, कुछ अम्मा से पूछ लो, कुछ फलाना से सीख लो। सो जो यंग पेरेंट्स हैं या यंग लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, या नॉट सो यंग ऑल्सो, वो कुछ सोच रहे हैं, उनकी आंखों में चमक के कह रहे मुझे या मेरे बेटे को या मेरी बेटी को या मेरी बीवी को या मेरे कजन को शायद कोई रेड फ्लैग है। व्हाट वुड यू टेल देम? हाउ वुड यू, उनको अभी भी झिझक महसूस करें शायद वो, टू सीक आउट हेल्प, व्हाट वुड यू से टू दोस पीपल हु आर थिंकिंग कि अरे यार ये तो कहीं जाना चाहिए मुझे थेरेपी? व्हाट वुड यू से टू दोस पीपल? मैं तो सिर्फ एक आम बात इस तरह से कहती होती हूँ कि हमारे हाथ पे हल्का सा जख्म होता है ना, पहले हम कोशिश करते हैं उसको पॉलीफिक्स से ठीक कर लें। वो पॉलीफिक्स से ठीक नहीं होता, फिर घर में हर बंदे से मशवरा लेते हैं क्या करें। कोई कहते हैं साबुन से धो लो, कोई कहते हैं इस पर कोई पट्टी लगा लो, और जब तक पूरी तरह से गल सड़ नहीं ना जाता हम डर्माटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते। ठीक है, सो हर एरिया का ना एक स्पेशलिस्ट होता है, आपको उसके पास जाना चाहिए। अगर आपको कोई रेड फ्लैग्स, कोई वार्निंग साइंस नजर आ रहे हैं कि आपका बच्चा सो नहीं रहा, वो बार बार, कोई आपको डायरेक्टली वार्निंग साइंस नहीं देता, वो कहेगा कि अब ना मेरा घड़ी पहनने को दिल नहीं करता, अब ना आपकी जो बेगम होगी अंगूठियां ज्यादा नहीं पहनती होगी, आपका जो बच्चा है दोस्तों के साथ ज्यादा जाता नहीं होगा, पहले उसको हो सकता है देसी फूड्स बहुत अट्रैक्ट करते हो, अब करता नहीं होगा। वो कहता होगा कि अच्छा अब जो है ना मुझे वीकेंड पे जाना नहीं पसंद, माँ बाप बड़े खुश हो रहे हैं बच्चा अच्छा हो गया। बच्चा अच्छा नहीं हो रहा, बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है। सो ये वार्निंग साइंस आप जितनी जल्दी पिक कर लें अच्छा है। आपका बच्चा तैयार, आजकल अच्छी बात यह कि बच्चा तैयार है थेरेपिस्ट पे जाने को। आपको ये हिम्मत पैदा करनी है कि आप जो एक स्टिग्मेटाइजेशन की कॉर्नर है ना उसको बंद करके अपने बच्चे को थेरेपिस्ट के पास ले जाए। वो जो आपकी सोच है ना कि लोग क्या सोचेंगे, लोग अगर ये भी आप सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। ठीक है, सो भाई ये लोगों का अपना कंपार्टमेंट बंद करें और ले जाए अपने बच्चों को। मैं पहली बार ऑन एयर इतराफ कर रहा हूं इस बात का कि आई गो टू अ थेरेपिस्ट, आई गो टू अ साइकाइट्रिस्ट, और मैंने इस कदर लेट किया ये सारा कुछ क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी, एक झिझक थी, जवान थे, बेवकूफियां थी, जो भी बहाने थे। बट आई विश आई हैड डन दिस वेरी वेरी अर्ली ऑन इन लाइफ एंड आई सफर्ड सो मच एंड आई वाज लाइक काश मैंने ये 10 साल पहले कर लिया होता, क्योंकि दैट एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग टू अ थेरेपिस्ट एंड कंटिन्यूइंग एंड गोइंग टू अ साइकाइट्रिस्ट and my psychiatrist prescribed a medication कि यार आपको एक chemical imbalance है। Of course. It changed my life entirely. अगर आप कहते हैं आप नहीं गए तो मैं हैरान हो जाती, क्योंकि I saw a lot of your TED talks और वो काफी इंटेलिजेंट TED talks थी, और रिसर्च ये कहती है कि हर इंटेलिजेंट बंदा थेरेपिस्ट के पास जाता है। जिसने सोचना ही नहीं, जिसने स्ट्रेस ही नहीं लेना, उसकी कॉग्निटिव थॉट्स क्यों हिलनी है? तो जो जितना पढ़ेगा, जितना सोचेगा, जितना तजस्सुस में जाएगा वही स्ट्रेस में जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, मैं क्लाइंट्स को हमेशा एक बात ये कहती हूँ कि यू आर ब्यूटीफुल पीपल। आपको अपने इमोशंस की भी फिक्र है, आपको लोगों के इमोशंस की भी फिक्र है। अगर किसी के साथ कुछ होता है तो आपको इफेक्ट होता है, आपको अपने साथ कुछ होता है तो आपको फर्क पड़ता है। जिन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता ना अपने साथ ना दूसरों के साथ, वो यहाँ नहीं आते। सो यू आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल हु सिट ऑन दिस सीट।
मुझे ये बताएं कि जब कोई चोट लगती है, हड्डी को कुछ हुआ है, तो वो तो आसान है कि पट्टी हुई, एक्सरे हुआ, तो वो एक टेंजिबल चीज है। लेकिन ये चूंकि माइंड की चीजें हैं, तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी आ सकते हैं जिनको क्वैकरी कहते हैं, जिनको आता वाता कुछ नहीं है और वो डॉक्टर बने बैठे हैं, और उससे जो पेशेंट है वो घबराते हैं कि पता नहीं भी वो डॉक्टर है कि नहीं है। तो क्वैकरी का, या वो जो जबरदस्ती के डॉक्टर हैं बगैर किसी डिग्री के, उससे लोग घबराते हैं। तो टेल अस अबाउट दैट। अच्छा, मेरे पास ना एक फैमिली आई, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। पेरेंट्स थे, बेटी थी। आती उन्होंने मुझे कहा, पैसे तो आपको भरती हैं हमने, लेकिन आपसे अच्छी काउंसलिंग हम कर सकते हैं। मैंने कहा 101% कर सकते हैं, लेकिन आप साइकोथेरेपी नहीं कर सकते। अब उनको ये नाम नहीं आता था, वो तो बड़ा कॉन्फिडेंस लेके आए थे। कहते हैं अच्छा क्या डिफरेंस है? मैंने कहा हम जो साइकोथेरेपी करते हैं ना, वो रिसर्च और थेरी पे एविडेंस बेस्ड टेक्निक्स है। सो आप साइकोथेरेपी नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, बहुत से लोग दिमाग के इश्यूज को डील करते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट भी करते हैं, साइकेट्रिस्ट भी करते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी करते हैं। जैसे आपके दांत में दर्द होता है ना, आप डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं, टांगों में दर्द होता है, आप ऑर्थोपेडिक के पास चले जाते हैं। इस तरह मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट। पाकिस्तान में फिलहाल ये 3 फील्ड्स है। अगर आप अब्रॉड चले जाएं तो वहाँ पे स्कूल साइकोलॉजिस्ट, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, पता नहीं कितनी फील्ड्स चल रही हैं। अब यहाँ पे इशू ये है कि लोगों को अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का डिफरेंस नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। वेरी गुड। सो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इज अ पर्सन जिसने MS क्लिनिकल या ADCP की डिग्री ली हो। ठीक। He or she is certified to practice as a clinical psychologist in Pakistan. Applied psychologist वो है जिसने MSc applied की हो। So अगर किसी ने जाना है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास, तो सबसे पहले उसकी डिग्री जरूर चेक कर ले, उसके नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस जरूर चेक कर ले, ये चेक कर ले कि उसने हाउस जॉब और इंटर्नशिप कहाँ से की है, और ओपनली थेरेपिस्ट से पूछे कहाँ से की है। और अगर उसको इतना कंसर्न है अपने बारे में बताने में, तो फिर आप ना जाएं उसके पास। अगर मुझे कोई भी क्लाइंट कहता है मैंने आपके पास आना है, तो पहले मैं उसको अपनी CV भेज देती हूँ कि आप देख लें कि आप आना चाहते हैं मेरे पास या नहीं। सो क्वैकरी इतनी ज़्यादा चल रही है, मोटिवेशनल स्पीकर्स कुछ लोग बने हुए, कोई भी बना हुआ है। शायद आप मुझसे अच्छी काउंसलिंग कर लें, लेकिन आप काउंसलिंग तो कर लेंगे, आप मुझे ये तो बता देंगे। अगर मैं कहूँ कि स्ट्रेस बहुत हो रहा है, आप कह देंगे अच्छा बाहर चली जाओ। मैं बाहर जाना चाहती हूँ ये नहीं। मैं आपसे अगर आप जैसे वो कहते हैं ना कि एक इंजीनियर है, उसने दरवाज़ा तोड़ना है, और एक आम सा बंदा उसने दरवाज़ा तोड़ना है। जो इंजीनियर है वो दरवाज़ा तोड़ने का 10,000 लेगा, और जो आम शख्स है वो शायद 500 लेगा। लेकिन इंजीनियर को पता है हथौड़ा कहाँ मारना है। हमें पता है कि कौन सी उसकी न्यूरोट्रांसमीटर है, कौन सी सोच है वो कि डिस्टर्ब है। हम असेसमेंट कर सकते हैं। आप लोग शायद कोई ना कोई काउंसलिंग का तुक्का चला लें, लेकिन आप ये असेस नहीं कर सकते कि उसकी कौन सी नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट सालों से चल रही है। लोगों ने उसको इतना पंप किया कि वो अब उसका स्ट्रॉन्ग बिलीव बन गया है। छोटी सी एग्जांपल दूंगी। एक बच्ची मेल डोमिनेंट फैमिली में बचपन से पल रही है, भाई उसको डोमिनेट कर रहा है, बाप उसको डोमिनेट कर रहा है। बचपन से उसने यही सीखा है कि सारे मर्द ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, मर्द बुरा करते हैं, बुरा करते हैं। ये सारे उसकी थॉट्स हैं। अब उसका जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन गया ना, हेंस सारे मर्द बुरे हैं। आप उसको 2-4 काउंसलिंग की टिप्स से तोड़ नहीं सकते। आपको उसके एविडेंस देना पड़ता है, आपको उसकी थॉट्स को चैलेंज करना पड़ता है। एक्सटेंसिव थेरेपी के कम से कम 12 सेशंस देने पड़ते हैं। अक्सर मुझे एक क्लाइंट देखने के बाद दोबारा से 3 किताबें पढ़नी पड़ती हैं। सो दिस इज नॉट ईजी। सो दिस इज द क्वैकरी जो कि बड़ी आम हो रही है हमारे मुल्क। क्रिटिकल वर्ड, एविडेंस बेस्ड। हम तो इस मुल्क में एविडेंस को कुछ समझते नहीं है। और मुझे एक अभी ख्याल आ गया, आज से कुछ दिन पहले मेरी बेटी ने, शी इज अ टीनेजर, उसने मुझसे कहा कि बाबा मुझे लग रहा है कि मुझे अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है। तो मैंने सिर्फ मैंने कहा उसको तसल्ली देने के लिए मैं उसको थेरेपिस्ट के पास ले गया। मैंने कहा वो कोई 2-3 बातें पूछेगा या पूछेगी और हम जान छूट जाएगी। सो दैट थेरेपिस्ट एक्चुअली टुक आउट ए क्वेश्चनेयर। Oh my God. और उसने आधा घंटा मुझसे और आधा घंटा उससे और टीचर से वो एविडेंस के क्वेश्चंस पूछे। मैंने कहा अरे इतना, ये तो लंबा काम है। मेरे ख्याल था कोई जुबानी कलामी में हम फारिग हो जाएंगे। बट देन आई रियलाइज्ड दैट अगर कोई बात है, एविडेंस इज द की वर्ड एंड प्रोफेशनल्स हैव टूल्स टू फाइंड द एविडेंस। डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पे एक और मैं इंटरेस्टिंग बात कहूंगी कि अ वेरी गुड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नेवर यूजेस टूल्स। आवर लर्निंग ऑफ डिसऑर्डर इज अ टूल। आई हैव नेवर यूज्ड टूल। हमारे बच्चे जो है ना, उनको सबसे पहला जो डायग्नोसिस मिलता है ना, वो ADHD का मिलता है और बाइपोलर का मिलता है। लास्ट वीक आई हैड अ क्लाइंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और वो मुझसे सिर्फ इतना पूछने आया था कि मुझे बाइपोलर है या नहीं है। और मैंने कहा नुकसान तो मेरा बहुत हो जाएगा, लेकिन तुम्हें बाइपोलर नहीं है।
एक बच्चा क्लास में अटेंशन नहीं देता तो फॉरेन टीचर कह देती है यू आर ADHD। सो जैसा मैंने शुरू में कहा था कि डायग्नोसिस का ना पूरा क्राइटेरिया है। सो जब भी आप अपने बच्चों को डायग्नोस करवाने जाएं तो बड़े ध्यान से जाएं। मेरी तजस्सुस की जो रग है वो छेड़ दिया आपने। इन 2 sentences, what is bipolar? What is it? ओके, बायपोलर का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया तो शायद मुझे भी ना याद हो, जितने हमारे डिसऑर्डर्स हैं। लेकिन अगर हम आम अल्फाज में कहें तो एक टाइम पे उसका मूड बहुत ऊपर चला जाता है, एक टाइम पे नीचे चला जाता है। आपका भी चले जाता होगा, लेकिन आप बायपोलर नहीं है, ठीक है। अब वो बायपोलर इंसान कब बनता है? जब उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है, उसकी सोशल ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। अगर वो बायपोलर 1 है तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, अगर वो बायपोलर 2 है तो उसका घर में इलाज हो सकता है। सो इतने सारे सिम्टम्स हैं, हम इतनी जल्दी कैसे डायग्नोस कर देते हैं? जैसे ADHD एक बंदा डायग्नोस करवाने आया, मैंने कहा किसने डायग्नोस करवाना है? 4 लोग थे। उसने कहा हाँ, आप गेस करें, क्योंकि वो यही सोच के आते हैं कि हम कर सकते हैं। मैंने कहा अगर आप में से किसी एक को करना है ना ADHD तो आप चारों में से एक भी नहीं है। उसने कहा अभी तो हमने कुछ बताया ही नहीं। मैंने कहा अगर आप 5 मिनट कुर्सी पे बैठ जाते हैं ना तो अटेंशन का मसला तो आपको वैसे ही नहीं है। सो अब आप जा सकते हैं। वाह। अच्छा, जो देखने वाले हैं, कोई ऐसी basic tips in terms of behavior that they can apply to reduce some stress, some tension, Definitely. some anxiety, जो basic चीजें हों जो सबको पता ही होनी चाहिए? Yes. क्योंकि अब हर बंदे की एक्सेस तो है नहीं थेरेपिस्ट के पास, हर बंदा जा भी नहीं सकता, किसी को कोई ना कोई इश्यूज आ ही जाते हैं। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर माइंड एंड योर बॉडी। आपको कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए जो कि आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक रखे, और कुछ ऐसी करनी चाहिए जो कि मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ को मैं बड़ी जल्दी से डिफाइन कर दूंगी कि वाटर इनटेक मिनिमम जो रिक्वायर्ड है आपका 12 ग्लास। अब वो 12 ग्लास पीना कैसे है वो जब हमारे पास आओगे हम बता देंगे, लेकिन फिलहाल ये सुन लो कि 12 ग्लास पानी, साथ ही अदील साहब ने पानी पकड़ मैं बताता हूँ कैसे पीने। ऐसे खोलना है, हाँ, और ऐसे पी लेना है। ऐसे पी लेना लेकिन है। याद कैसे रहेगा ये पीना है? ऐसे सवाल हमें आते हैं हाँ, साहब, याद ठीक नहीं है। तो फिर हम उन्हें कहते हैं आप अलार्म लगा लें। अगर तो आप नमाज पढ़ते हैं तो हर नमाज से पहले 2 ग्लास पानी, और हर नमाज के बाद। फिर जैसे आपने कहा नॉन मुस्लिम क्लाइंट्स भी आते हैं, तो अगर बच्चे आते हैं तो मैं कहती हूँ बेटा इधर से जाओ, किसी अच्छी खासी महंगी शॉप पे अपने पेरेंट्स से को अच्छी सी बॉटल लेके दें, और वो 3 जो है 1-1 लीटर की 3 बॉटल्स आपने खत्म करनी है, एंड कैरी अ वाटर बॉटल। सो वाटर जो है आपकी एंजाइटी को फिल्टर करती है, ठीक है। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपकी डाइट, अगर आप नाश्ता नहीं खाते तो आप लोगों को खाते हैं, राइट? I have a breakfast like a king, और Yes. ये भी कहा जाता है, have Of a course. breakfast like a king. और जो आप ब्रेकफास्ट करें उसमें आपके प्रॉपर 5 फूड ग्रुप्स अगर आप आ जाएं तो आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप 5 फूड ग्रुप्स लेते हैं तो वो सेरोटोनिन और डोपामीन का काम करती है, जिसमें आपके कार्ब्स हैं, डेयरी है, प्रोटीन है, एंड एटसेट्रा। देन कम्स योर फिजिकल एक्टिविटी। जरूरी नहीं है कि आपने ट्रेडमिल करना है, आपने जिम करना है, जो दिल करता है। आपका स्विमिंग का दिल करता है, आपका डांस का, योगा का। और ये मिथ्स हैं कि आप सुबह करें रात को ना करें, आपका जब दिल करता है 24 घंटों में आप करें। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि सारी गेम सोचों की है। सोच दिमाग में फंसती है तो नींद खराब होती है, सोच दिमाग में फंसती है तो गुस्सा आता है, सोच दिमाग में फंसती है तो कपल्स के अंदर मसाइल शुरू हो जाते हैं, ठीक है, कि वो मेरे बारे में ये सोच रहा है तो उसने मेरे बारे में ये सोचा, बेशक वो दोनों सोच कुछ ना रहे हो। एनीवेज, वो सो रहे हैं और हम जाग रहे हैं इस फिक्र में कि वो क्या सोच रहे हैं। Exactly. वो आराम से सोने घर में अपने। सो अब साइकोलॉजिकल इश्यूज के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले सेल्फ लव। मैं सबसे ज्यादा जिस टॉपिक पे बात करती हूँ, अगर फीमेल्स आती हैं, हमारे यहाँ जो है ना सेल्फ एस्टीम का रिमोट फीमेल्स क्या करती हैं, जैसे ही शादी होती है ना हस्बैंड के हाथ में पकड़ा देती हैं, मैं तैयार हुई हूँ, बताओ मैं कैसे तैयार हुई हूँ, खाना बनाया बताओ कैसा बनाया, आप बेवकूफ़ है, आपको नहीं पता चल रहा आपने कैसा बनाया। उसके बाद लो सेल्फ एस्टीम आना शुरू हो जाती है। सो सबसे पहले आपने अपनी सेल्फ एस्टीम की बास्केट फिल करनी है। जैसे हर महीने नौकरी की तनख्वाह आती है ना आपको, आपकी उसी तरह सेल्फ एस्टीम की बास्केट सैलरी की तरह फिल्ड होनी चाहिए। कभी 2 महीने बाद हस्बैंड को याद आ गया ना तारीफ करना, तो वो बोनस हो। आपकी बास्केट फिल्ड होनी चाहिए। आपने अच्छा खाना बनाया, वेल डन, कितना अच्छा खाना बनाया, आप अच्छी लग रही हैं, वाओ कितनी प्यारी लग रही हो। किसी दिन गलत बन गया है, क्योंकि वही एक नमक नजर आएगा जो ज्यादा डाल गया, तो कहे तो कोई बात नहीं प्यारी ज़ैनब, गलत हो गया, ठीक है, बी काइंड टू योरसेल्फ। लेकिन प्यारी जरूर कहो अपने, प्यारी जरूर कहो, ठीक है, बी काइंड टू योरसेल्फ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सेल्फ लव।
सेल्फ लव पे आप टेक्निक सीखें जितनी आप सीख सकते हैं कि सेल्फ लव ये ना हो कि ग्रैंडियोसिटी हो जाए, ठीक है। जब मेल्स करते हैं तो वो नार्सिसिज्म की तरफ चले जाते हैं। एट द सेम टाइम मैं मेल्स पे जाती हूँ। मुझे कपल काउंसलिंग के बाद पता चला कि हमारे मेल्स बेचारे ज्यादा बुरे हालात में एज कम्पेयर टू फीमेल्स। हाय हाय, शुक्र है हमारी भी तर्जुमानी की किसी हाँ। ने, हम मजलूमों की भी तर्जुमानी की। मुझे बड़ा अफसोस हुआ देख के कि औरतें बड़ा बुरा हाल करती है शोहरों का। औरतें, बीवियां नहीं, औरतें का। औरतें नहीं, बीवियां ही करती है, एग्जैक्टली। सो उनको अपने इमोशंस मैनेज करने की बहुत ज़रूरत है। उनको ये सीखने की ज़रूरत है कि हमारे जो इमोशंस है ना, जैसे सैडनेस, एंगर, फियर, ये नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस हैं, ये आने चाहिए। अगर कोई कहता है ना मुझे गुस्सा नहीं आता, तो वो इंसान नहीं है, क्योंकि इमोशन सिर्फ इंसानों में आते हैं, जानवरों में नहीं आते। सो इट्स ओके टू बी एंग्री, इट्स ओके टू बी सैड। अगर आप घबराते हैं तो इट्स प्योरली ओके। प्रॉब्लम कब है? जब आपका एंगर एग्रेशन में शिफ्ट हो जाए, आपका फियर एंजाइटी में शिफ्ट हो जाए। सो जो मेल्स हैं उनको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज वो लोग यूज कर सकते हैं। सो आप सेल्फ लव पे काम करें, आप अपने इमोशंस पे काम करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स इंक्रीज करें। अब जब मैं ये बात अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ तो वो कहते हैं कोई सच्चा दोस्त नहीं है, कोई अच्छा दोस्त नहीं है, जिसके साथ अच्छा करो वही मेरे साथ बुरा कर जाता है। तो आपको क्या कौन रहे सच्चे दोस्त बनाए? टाइम पास दोस्त बना लेना। एक खाना खाने के लिए हो, एक बाजार जाने के लिए हो, एक लेस लेने के लिए हो, एक फीता लेने के लिए हो, एक आपके साथ मरी जाने के लिए हो। सो अपने इर्द गिर्द लोगों को इकट्ठा करें। आप भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं। हर इंसान में, हजरत अली का एक कॉल है, लोग बुरे नहीं होते, उनकी आदतें बुरी होती हैं, ठीक है। सो आप भी कोई फरिश्ते नहीं है। अगर जो इंसान आपको सबसे ज्यादा बुरा लगता है ना, उसकी सबसे अच्छी आदत देखना शुरू करते हैं। वाई? फॉर योर पीस ऑफ माइंड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉरगिवनेस पे काम करें। जिस दिन आपने फॉरगिवनेस पे काम कर लिया ना, आपकी जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। मैंने किसी से पूछा कि कैसे फॉरगिवनेस पे काम किया जाता है, उन्होंने ऐसे अपने हाथ उठाए और फिर वो हाथ नीचे ले आई। मैंने कहा ये क्या किया है? कहती जब मुझे गुस्सा आता है ना, मैं कहती हूँ खाली हाथ आए थे दुनिया से और खाली हाथ जाना है। क्या आप लेके जा रहे हैं? क्या इकट्ठा किया हुआ है? गुस्सा ना, ये साथ लेके जाना है ना, आप साथ लाए थे। सो ये कुछ टेक्निक्स हैं। बाकी आपको इंटरनेट पे स्ट्रेस मैनेजमेंट की बहुत सारी टेक्निक्स मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपको 15-20 दिन अप्लाई करने के बाद लगे कि अब आपकी नींद, जो कि सबसे पहले इफेक्ट होती है, आपकी नींद इफेक्ट हो रही है, आपको भूख नहीं लग रही, आपको जिंदगी बेकार लग रही है, अब आपको उन चीज़ों में मज़ा नहीं आता जिनमें पहले आया करता था, तो प्लीज टेक प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको रेकमेंड करती है तो फिर आप साइकेट्रिस्ट की तरफ मूव करें। मेरा एग्जैक्टली यही पैटर्न था। जिंदगी बहुत मायूस कुन थी, किसी चीज में दिल नहीं लगता था, और इतना मैंने ताखीर से अपना इलाज किया। और सिर्फ एक ही मुझे गम है कि मैं ताखीर से क्यों किया डॉक्टर के पास, ताखीर से क्यों गया थेरेपिस्ट के पास, साइकाइट्रिस्ट के पास। एंड आफ्टर दैट it completely changed my life entirely. So make sure it doesn't happen to you. और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि एक तो मेल्स का बहुत इशू है यहाँ पे, मैं खुद भी शामिल हूँ उसमें, इमोशंस को रेगुलेट करना, इमोशनल अवेयरनेस नहीं है, हैंडल नहीं करना आता उनको। बट अबव ऑल जो आपने कहा, लेट मी सम इट अप, कीप लर्निंग अबाउट योरसेल्फ। यस, कीप लर्निंग अबाउट योरसेल्फ। कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहां पे आपके हाँ भाई ये मेरी डिग्री पूरी हो गई, मेंटल हेल्थ, कभी नहीं। इन्वायरमेंट चेंजेस, आप खुद बदल रहे हैं, आपके आसपास लोग बदल रहे हैं, सो यू विल कीप कमिंग अप विद न्यू चैलेंजेस। डॉक्टर साहिबा, एक जो बहुत बड़ा हर्डल होता है लोगों में, चाहे वो यंग हो चाहे नॉट सो यंग हो, फैमिली सपोर्ट नहीं करती। फैमिली का बहुत होल्ड और प्रेशर होता है। घबराहट होती है कि फैमिली के खिलाफ को बात ना की जाए, कोई एक्शन ऐसा ना लिया जाए कि अम्मा अब्बा फूफी चचा दादा नाराज हो जाएं। उनके लिए क्या करना चाहिए? वो कैसे आप तक पहुंचेंगे? when I say आप, I mean हेल्प तक पहुंचेंगे? अच्छा अदील साहब, इंटरेस्टिंग बात ये है कि सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो कि नहीं पहुंच सकते, बाकी 90% लोग बहाना लगाते हैं। जब इन्होंने जाना हो किसी पार्टी पे, जब इन्होंने जाना हो किसी फेयरवेल्स पे, मूवी देखने, तब तो इनके पास 100 बहाने और झूठ होते हैं, और पैसे भी होते हैं। आईफोन लेना हो तो कमेटियां भी डल जाती हैं। लेकिन जब थेरेपिस्ट पे जाना हो ना, तो हम यही कहते हैं कि घर वालों पे ना हम सारा ब्लेम गेम डाल देते हैं। एक जो चीज़ हम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं ना आजकल, वो है ब्लेम गेम। सो ऐसा नहीं है। खैर, हम बात करते हैं वो 10% लोग भी इंपॉर्टेंट है जो कि वाकई ही नहीं जा सकते। जैसे वो ज़्यादातर फीमेल्स होती हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, मेल्स भी होते हैं डेफिनेटली स्टूडेंट्स जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। अब उनके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं।
मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है ना, एक इन्वेस्टमेंट मेंटल हेल्थ पे ज़रूर कीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। मेंटली स्टेबल होंगे तो आपका कुछ करने को दिल करेगा। सस्ते थेरेपिस्ट भी बहुत मिलेंगे, अच्छे भी बहुत मिलेंगे, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, ठीक है। डेफिनेटली अगर आपके पास पैसे नहीं है तो सोचना तो पड़ेगा, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। अगर आप जाएंगे ना किसी रीजनेबल के पास, या जिसने अभी डिग्री कंप्लीट किया, कौन आपको रीजनेबल मिलेगा? जिसने शायद अभी आप पे प्रैक्टिस किया। अगर एक चीज सस्ती होती है ना तो प्रोडक्ट आप होते हैं, ठीक है। अगर किसी ने अभी प्रैक्टिस स्टार्ट किया, आपसे 500,000 ले रहे हैं, तो मे बी वो आपको 30 सेशंस लगा लें। अगर आप एक क्वालिफाइड थेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो वो मैक्सिमम सेशंस 12 लगाएगा। मैं तो 6 सेशंस के बाद मरीज से कहती हूँ अच्छा जाओ, मैं बोर हो गई हूँ, ठीक है। पहले तो आपको एक अच्छा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ढूंढना है। प्रॉब्लम आती है जिनको वाकई अफोर्डेबिलिटी की आती है। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अगर मैं थोड़ा सा इसका क्रेडिट ले लूँ, पॉजिटिवली हैप्पी मैंने एक स्टार्ट किया। वो कैसे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से डिफरेंट है। जब मैंने देखा कि हमारे मुल्क में इतनी क्वैकरी हो रही है, जिसने अप्लाइड की है वो भी क्लिनिकल बना हुआ है, पैसा बहुत है ना। आप एक पेरेंट्स को कहते हैं आपका बच्चा ना ठीक नहीं हो सकता, वो बेचारी माँ ना गोल्ड की चेन उतार के आपके हाथ में रख देगी कि जितने सेशंस लेने ले लो। जब मैंने ये क्वैकरी देखी तो मैंने कोशिश की कि कुछ जो गिने चुने, बहुत होंगे लेकिन जो मुझे कुछ गिने चुने अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट मिले, मैंने उनको एक टीम में कन्वर्ट कर दिया। टीम मैंने इसका नाम इसलिए रखा क्योंकि इसमें मेरे से बहुत ज्यादा सीनियर लोग भी हैं, जूनियर लोग भी हैं। मैं पोजीशंस पे बिलीव नहीं करती, मैं एक टीम पे बिलीव करती हूँ। मैंने कहा यहाँ पे ना कोई एपी है ना कोई प्रोफेसर है, हम एक टीम है। अब वो टीम क्या है? वहां पे सारे डिग्री बेस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट है, नंबर 1। नंबर 2, हम कोशिश करते हैं कि कोई नॉन एथिकल काम ना करे, ऐसा कोई काम ना करे जो कि पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ एक और जो हम चीज चला रहे हैं कि वो तकरीबन उनमें से आधे से ज्यादा लोग अपनी गवर्नमेंट प्रैक्टिस में हैं। हम जो पेशेंट नॉन अफोर्डिंग है उनके पास जब भेजते हैं तो वो वहां पे वैसी ही थेरेपी करते हैं जैसे वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में करते हैं। अगर एक साइकेट्रिस्ट के पास भेजते हैं तो वो वेटिंग करवाए बगैर उसको देखता है। कुछ ऐसे साइकेट्रिस्ट ऐसे हॉस्पिटल्स में बैठे हैं जहाँ पे थेरेपी मेडिकेशन के साथ साथ फ्री दवाइयाँ भी मिल जाती हैं। जो लोग वाकई सीरियस होते हैं उनको हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट के पास भी भेज देते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन थेरेपी की भी सहूलत स्टूडेंट्स के लिए मौजूद है कि जो जा भी नहीं सकते वो ऑनलाइन करवा लें, ऑनलाइन मेडिकेशन पूछ लें। तो ये सारी चीजें जो है पॉजिटिवली हैप्पी के थ्रू करते हैं। फिर जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने कोर्सेज भी ऑफर किए ताकि सीखें लोगों से जो कि इतने सालों से फील्ड में हैं। क्योंकि मैं इस बात पे कॉम्पिटेंसी इंक्रीज करने में बिलीव करती हूँ। आपने पीएचडी भी कर ली है तो पीएचडी स्टार्ट ऑफ योर लर्निंग, अभी तो आपने सीखना शुरू किया ना, तो हम उसमें कोर्सेज भी ऑफर करते हैं कि वो लर्न करें। फिर स्टूडेंट्स जो हैं उसमें केस डिस्कशंस करते हैं नाम लिए बगैर, उससे भी उनकी बड़ी अच्छी लर्निंग हो जाती है। कोई भी, मैं यहाँ पे कहती हूँ कि अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है, वो पॉजिटिवली हैप्पी के नंबर पे फ़ोन करे, और अगर उसको ये हेल्प ना मिले तो वो मेरे पर्सनल नंबर पे फिर फ़ोन करे। वाओ, गो टू अ थेरेपिस्ट, गो टू अ साइकाइट्रिस्ट। अल्लाह करे कुछ ना निकले, लेकिन डॉक्टर को चेक तो कराने देना। एंड ऑल्सो इतनी ज्यादा हमारे ऊपर बम्बार्डमेंट होती है नेगेटिविटी के दिन भर, सड़कों के ऊपर, सोशल मीडिया पे, फैमिली के कोई इश्यूज हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, वर्क स्ट्रेस है। ये बेचारा एक दिमाग जो है ये कितना बोझ उठाएगा। जिस तरह वर्जिश करते हैं बहुत सारे लोग, और आप भी किया करें, बट मेक श्योर दैट यू गो टू अ थेरेपिस्ट। डॉक्टर ज़ैनब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। इट्स बीन अ प्लेजर। और आई होप कि ये जो एक टैबू हमारे मुल्क में है कि भी जिसके जहन पे कोई प्रेशर है उसको पागल कह देते हैं, उसे कहते हैं तुम सो जाओ, टेंशन मत लो। अरे भाई वो एक सीरियस चीज है, जैसे आपने कहा, इट इज अ होल वर्ल्ड इनसाइड। So I wish people would go out and seek help. Thank you so much. It's been a pleasure. Thank you so much. It's an honor.